हेलो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है ये अपनी साइंस की क्लास होगी और ये हमारा जो तीसरा जो चैप्टर चल रहा है, जो थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु का, उसका ये सेकंड पार्ट करा रहे हैं हम लोग। और अपनी जो कल आज की जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी धातुओं की प्राप्ति। यानी कि धातु जो होते हैं ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, धातु की प्राप्ति, अथवा इसका जो दूसरा जो नाम है वो है धात्विकी। तो धातुओं की प्राप्ति में जो पहली हेडिंग है वो है खनिज। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित, यानी कि पहली जो खनिज किसे कहते हैं हम लोग, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी खनिज किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित, यानी कि पृथ्वी के नीचे, यानी कि पृथ्वी में जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो खदानें जो होती हैं, यानी जो खदानों के अंदर से जो जैसे अपना कोयला हुआ, आप लोगों ने देखा हो कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, कोयला निकलता है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं। तो ये जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं तो उनको हम खनिज कहते हैं। आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगली जो हेडिंग है वो है अयस्क। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि वे खनिज जिनके अंदर से धातु जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सुनिए, यानी कि जो खनिज हमें कहां से प्राप्त हो, यानी वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में, जैसे कि जो खनिज हमें प्राप्त हुआ उसमें जैसे कि लोहा अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हुआ, तो लोहा क्या होता है, लोहा धातु होता है। ठीक है, तो वे खनिज, और यानी खनिज किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। तो खनिज के अंदर से हमें जैसे कि हमें लोहा प्राप्त हुआ, लोहा क्या है, एक धातु है। यानी कि खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसे निकालना लाभकारी हो, यानी खनिज के अंदर से लोहा निकाला हमने, तो लोहा हमारे लिए किसके लिए फायदेकार है, क्योंकि लोहे से हम लोग गेट बनाते हैं और तुम्हारी जैसे कि छत के ये सरिया बनती है, गाटर बनती है। तो लोहा हमारे लिए कैसा होता है, उपयोगी होता है, यानी कि हमारे लिए कैसा होता है, लाभकारी होता है। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब जो अपनी तीसरी जो हेडिंग है इसके अंदर धातुओं की प्राप्ति के अंदर, वो है सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। यानी कि जो इनकी जो सक्रियता श्रेणी जो होती है, यानी कौन सा धातु कितना सक्रिय है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करते हैं और सबसे अधिक यानी कि अभिक्रियाशील होते हैं, तो वो है अपना सबसे पहले आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद एल्यूमिनियम। और ये जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, ये कब मिलते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी विद्युत अपघटन होता है उसके बाद ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। तो ये जो होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे आपने जो रिएक्शन होगी पहले देखा होगा कि ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जो ऐसे जो अभिक्रिया जो होती थी, तो इस प्रकार ये ZnH2 यानी कि जो ZnSO4 जैसे इस प्रकार जो रिएक्शन होती है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो यानी कि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, ये हमें कब मिलते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा ये हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद है मध्य अभिक्रियाशील। तो मध्य अभिक्रियाशील के अंदर तुम्हारा जिंक, Fe यानी लोहा, Pb यानी लेड, कॉपर और Ag। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये मध्य अभिक्रियाशील होते हैं। Ag जो होता है ये होता है हमारा तांबा। ठीक है, तो मध्य अभिक्रियाशील में जिंक, आयरन, लेड, कॉपर
और Ag, ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के साथ रूप में कार्बन द्वारा अपचयन, यानी कि इनका कार्बन के साथ अपचयन होता है, तब ये हमें प्राप्त होते हैं। ये सबसे कम अभिक्रियाशील, यानी कि ये बहुत कम अभिक्रियाशील करते हैं, या फिर ये कहें कि बिल्कुल भी किसी दूसरे और तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो वो है हमारा Ag और Au। तो Ag हम कहते हैं तांबे को, और Au कहते हैं हम लोग सोने को, यानी सोना किसी और के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और ये हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। दोबारा समझता हूं, सक्रियता श्रेणी, यानी कि सक्रियता श्रेणी का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो धातु होते हैं वो धातु किसी और के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। किसी और के साथ अभिक्रिया करने का अर्थ ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा पहले कि इनके अंदर जैसे कि जो पहले जो अभिक्रियाएं होती थी हमारी, जैसे कि Fe, जैसे यहां एक रिएक्शन करके दिखाता हूं कि Fe प्लस CuSO4, यानी कि ये जो रिएक्शन जो होती है, तो यहाँ पे हमारा कॉपर तो एक तरफ हो जाता है और FeSO4 बनता है, यानी कॉपर प्लस फेरस सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर हमारा अलग हो गया, ठीक है, और जो आयरन है, जो लोहा है, तो लोहा उसके साथ अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए अलग जो है बनाता है। इस प्रकार यानी ये अभिक्रियाशील होते हैं, एक दूसरे के साथ, यानी कि जो ताकतवर जो होता है वो कमजोर को अलग कर देता है और उसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और उसके बाद मध्य अभिक्रियाशील, यानी कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, और ये जो होते हैं Ag और Au, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का जो निष्कर्षण होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए। तो अयस्क से धातु प्राप्त करना है, यानी कि जो अयस्क है, अयस्क से अगर हमें धातु प्राप्त करना है तो वो किन चरणों के द्वारा होता है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले अयस्क, तो अयस्क का सबसे पहले होता है सांद्रण। तो सांद्रण करने के बाद क्या होता है कि उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है वो एक तरफ हो जाती हैं, मध्य अभिक्रियाशील वाली धातुएं एक तरफ हो जाती हैं, और एक तरफ निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं एक तरफ हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, तो उसमें क्या होता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन, यानी कि पहले जो उच्च अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं थी जो मैंने बताई थी, Au और Ag, यानी कि चांदी और सोना, नहीं तांबा और सोना। तो जो तांबा और सोना है तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको गलाएंगे। तो गलाते कैसे हैं, तो गलाने के लिए उनको क्या करते हैं कि उन्हें उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि उच्च ताप पर क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। और जब उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या है कि वो पिघल जाएगी। पिघलने का अर्थ है कि वो गल जाएगी। तो इस प्रकार गलने पर, और उसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातु होगी तो उसको गलाएंगे, और गलाने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। उसके बाद मध्य अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील। तो पहले तो उच्च के बाद हम लोग देखते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो निम्न अभिक्रियाशील धातु होगी, उसके बाद उसमें सल्फाइड अयस्क, अयस्क के बाद उसका भर्जन होता है, भर्जन के बाद वो धातु, और धातु के बाद उसका परिष्करण होता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम होता है निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का। अब हम लोग देखते हैं मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। तो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, एक तरफ सल्फाइड अयस्क, एक तरफ कार्बोनेट अयस्क। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका भर्जन करते हैं वायु के साथ, यानी कि उसमें वायु दी जाती है और वायु के साथ उसका भर्जन होता है। ऐसे ही जो कार्बोनेट अयस्क वाली धातु होते हैं तो वो कार्बोनेट अयस्क, उसमें जो है इसमें वायु तो दी जाती है परंतु सीमित मात्रा में वायु दी जाती है, और सीमित मात्रा में वायु के बाद उसका निस्तापन होता है। और इधर भर्जन, यानी कि सल्फाइड अयस्क वाली धातुएं और कार्बोनेट अयस्क वाली धातुएं,
इन दोनों को यानी इसका भर्जन हुआ, इधर निस्तापन हुआ। तो भर्जन और निस्तापन के बाद दोनों को एक जगह लाया जाता है और उसके बाद धातुओं को क्या किया जाता है, धातुओं को ऑक्साइड किया जाता है। धातु ऑक्साइड के बाद धातु का अपचयन होता है और अपचयन के बाद धातु में शोधन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मध्य अभिक्रियाशील धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अयस्क, अयस्क का सांद्रण होता है। सांद्रण के बाद 3 प्रकार में धातुएं बट जाती हैं, एक तरफ उच्च, एक तरफ मध्य और एक तरफ निम्न। तो उच्च धातुएं जो होती हैं उनको गलाया जाता है, गलाने के बाद शुद्ध धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही निम्न धातु है, तो निम्न धातुओं को सल्फाइड अयस्क के साथ सांद्रण किया जाता है। उसके बाद भर्जन, भर्जन के बाद धातु और धातु मिल जाने के बाद उसका परिष्करण किया जाता है। अब मध्य अभिक्रियाशील जो धातु है वो 2 भागों में, एक तरफ सल्फाइड अयस्क, एक तरफ कार्बोनेट अयस्क। उसके बाद इसमें वायु दी जाती है, उसके बाद इसका भर्जन किया जाता है। इधर कार्बोनेट अयस्क वाली धातुओं का निस्तापन किया जाता है और भर्जन और निस्तापन वाली जो धातु मिल जाती है तो उसके बाद उनको धातुओं को जो ऑक्साइड दी जाती है और ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के बाद धातुओं में जो है अपचयन कराया जाता है। ठीक है, यानी अपचयन के बाद जो निम्न अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है। और यही जो हमारी विधि है अयस्क के धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, यानी कि इसी के द्वारा हम लोग धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। यानी अयस्क से धातु जो बनाते हैं या धातु जो प्राप्त करते हैं वो इन्हीं 3 विधियों के द्वारा हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो और आपको 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में आसानी रहे और आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे। अब जो अपनी नेक्स्ट शेडिंग है इसके अंदर कुछ परिभाषाएं हैं, जो 3-4 परिभाषा ये छोटी छोटी, इन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो गैंग। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे गैंग कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी से हम जो खनिज निकालते हैं तो खनिज के अंदर क्या क्या होता है, यानी खनिज के साथ साथ कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं जैसे कि रेत, मिट्टी। तो इन अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गैंग कहते हैं। तो जब जो खनिज होते हैं, खनिज है ना पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, तो इन पृथ्वी के अंदर से जो अयस्क पाए जाते हैं तो इन अयस्कों को ही हम क्या कहते हैं, इसकी जो अशुद्धियां पाई जाती हैं रेत, मिट्टी। तो जो रेत, मिट्टी जो अशुद्धियां होती हैं इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो भर्जन। तो भर्जन क्या होता है देखते हैं, चलो। तो सल्फाइड अयस्क को, किसे, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि सल्फाइड अयस्क ले लिया हमने, यानी कि ये जिंक सल्फाइड ले लिया, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु यानी कि हवा, यानी कि जिंक सल्फेट यानी कि सल्फाइड हो गया, और वायु O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो सल्फाइड अयस्क को और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी कि अधिक टेम्परेचर पर, यानी ताप जो होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा ताप होने पर जब इसे गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, आप यहां सिर्फ इसी रिएक्शन के द्वारा ही समझ जाओगे। जो क्या लिखना है, रिएक्शन अगर आप लोग याद कर लोगे तो जो ये है इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी आप अच्छी तरह से कर लोगे। देखिए, जिंक सल्फेट यानी कि सल्फाइड अयस्क को O2 यानी कि ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में ताप यानी कि अधिक गर्म करने पर यह, देखो ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, तो यह जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है तो जिससे बच्चे क्या है कि ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने का उनके पास कोई साधन नहीं मिल रहा है,
तो इसलिए आपसे जरूर ये हमारी विनती है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों अब जो अपनी नेक्स्ट शेडिंग है इसके अंदर कुछ परिभाषाएं हैं, जो 3-4 परिभाषाएं ये छोटी छोटी, इन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है गैंग। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे गैंग कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी से हम जो खनिज निकालते हैं तो खनिज के अंदर क्या क्या होता है, यानी खनिज के साथ साथ कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे कि रेत, मिट्टी। तो इन अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गैंग कहते हैं। तो जब जो खनिज होते हैं, खनिज है ना पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, तो इन पृथ्वी के अंदर से जो अयस्क पाए जाते हैं हमें, तो इन अयस्कों को ही हम क्या कहते हैं, इसकी जो अशुद्धियां पाई जाती हैं रेत, मिट्टी। तो जो रेत, मिट्टी जो अशुद्धियां होती हैं, इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो भर्जन। तो भर्जन क्या होता है देखते हैं, चलो। तो सल्फाइड अयस्क को, किसे, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि सल्फाइड अयस्क ले लिया हमने, यानी कि ये जिंक सल्फाइड ले लिया, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु यानी कि हवा, यानी कि जिंक सल्फेट यानी कि सल्फाइड हो गया, और वायु O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो सल्फाइड अयस्क को और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी कि अधिक टेम्परेचर पर, यानी ताप जो होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा ताप होने पर जब इसे गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, आप यहां सिर्फ इसी रिएक्शन के द्वारा ही समझ जाओगे। जो क्या लिखना है, रिएक्शन अगर आप लोग याद कर लोगे तो जो ये है इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी आप अच्छी तरह से कर लोगे। देखिए, जिंक सल्फेट यानी कि सल्फाइड अयस्क को O2 यानी कि ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में ताप यानी कि अधिक गर्म करने पर यह, देखो ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, तो यह जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कि इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है तो जिससे बच्चे क्या है कि ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने का उनके पास कोई साधन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपसे जरूर ये हमारी विनती है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है निस्तापन। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई। अब समझते हैं कि निस्तापन की जो डेफिनेशन कह रही है वो क्या कह रही है। सबसे पहले कह रहा है कार्बोनेट अयस्क, यानी कि कार्बोनेट अयस्क यानी ये हो गया जिंक कार्बोनेट। तो ये अपने कार्बोनेट का अयस्क हो गया, यानी कार्बन कहते हैं हम सी को। तो यानी कार्बोनेट अयस्क है, तो ये हो गया हमारा जिंक कार्बोनेट। क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, फिर कह रहा है जिंक यानी कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, यानी कि इसको वायु जो वायु यानी कि हवा, तो हवा जो है इसको ज्यादा नहीं देनी है, सीमित देनी है, यानी कि लिमिट मात्रा में, लिमिटेड ही इसको वायु देनी है। ठीक है, ज्यादा दोगे तो नुकसानदायक है। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर, यहाँ पे जो टेम्परेचर रखना है वो कैसा रखना है, वो ज्यादा रखना है या अधिक रखना है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में और अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो देखिए, ये हो गया जिंक ऑक्साइड और ये हो गया कार्बोनेट ऑक्साइड। तो यानी कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही निस्तापन कहा जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो निस्तापन क्या होता है, यानी कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को निस्तापन
कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग के बाद अपचयन। तो अपचयन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर था, वही सेम इसकी डेफिनेशन है। तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड क्या हो गया, जिंक। जिंक हमारा क्या है, एक धातु है, और ऑक्सीजन यानी कि जिंक और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो जिंक ऑक्साइड मिल गया। जब इन दोनों जिंक को और ऑक्सीजन को मिलाया हमने तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक धातु है और ऑक्सीजन O, तो यानी कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसा, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसा अपचायक का उपयोग कर, यानी कि कार्बन का ये उपयोग करता है और उपयोग करने पर धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्साइड अलग हो गया, यानी कार्बोनेट ऑक्साइड बन गया ये, यहां से जिंक हमारा क्या हो गया, अलग रह गया। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि अपचयन के अंदर क्या होता है, हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं, यानी धातु को किसी से अलग कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। चैप्टर की जो अगली हेडिंग है वो है धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं का परिष्करण क्या होता है समझते हैं। देखिए, तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। तो यहाँ पे कह रहा है जो धातु होते हैं हमारे, अच्छा तो पहली चीज धातु किसे कहते हैं, तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, ये सब है धातु। ठीक है, तो धातु और एक होता है अधातु। तो अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु कहते हैं हमारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या है, ये सब अधातु है। तो अब देखते हैं हम लोग, तो धातु का जो परिष्करण होता है, तो परिष्करण की सबसे उपयोगी जो विधि है वो है हमारी विद्युत अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय परिष्करण जो है ये सबसे धातुओं के परिष्करण के लिए सबसे बढ़िया विधि है। ठीक है, तो अब इस फिगर के द्वारा यानी इस चित्र के द्वारा आप लोग समझ लेते हैं। तो इस चित्र में देखो आपको सबसे पहले इधर दिख रहा है ये कैथोड, एक और है एनोड। तो यानी कि ये एक हमारा ये बीकर है, बीकर बोले तो जैसे कोई बर्तन, बाल्टी ले लो आप लोग, कुछ भी ले लो बर्तन, इसे हमने नाम दिया है टैंक। क्या है कि ये एक टैंक है, और इस टैंक पर क्या है, ये जो पूरा जो ये आपको दिख रहा है, ये सब ये जो पूरा विलयन है, ये हमारा CuSO4 का अम्लीय विलयन है। ठीक है, CuSO4 का क्या है, विलयन बोलते हैं जिसमें कोई चीज विलय हो जाए। जैसे पानी है, पानी में अगर हमने चीनी घोल दी तो वो क्या बन जाता है, तो वो विलयन बनता है। पानी में अगर हमने नमक घोल दिया, पानी में हमने नमक और चीनी दोनों को घोल दिया तो वो जो बनता है उसे हम कहते हैं विलयन। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो पूरा पानी सा दिख रहा है आपको, ये हमारा अम्लीय विलयन है CuSO4 का। ठीक है, अम्लीय क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था सबसे जो पहला जो चैप्टर था, सेकंड जो चैप्टर है, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। तो अम्ल क्या है, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो खट्टे में क्या क्या होते हैं, नींबू, संतरा, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, खट्टी होती हैं। तो ये जो पूरा विलयन है ये CuSO4 का क्या है, विलयन है। ये हमारा टैंक हो गया, यानी कोई बर्तन हो गया। ये जो है ये हमारी अशुद्धियां हैं, अपद्रव्य। अपद्रव्य का कहने का मतलब है कि ये जो ये विलयन था, विलयन के अंदर क्या है, ये सारी जो जैसे धूल मिट्टी जो होती है, धूल मिट्टी कंकड़, तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो इस जगह पे इकट्ठी की गई है। ये सारी एक तरफ क्या आ गई है, अशुद्धियां आ गई है। ये जो माइनस का लगा है ये कैथोड है हमारा। आप लोगों ने जो सेल देखे होंगे, जो घड़ी वाले जो सेल डलते हैं, जो रिमोट में जो सेल डलते हैं, तो सेल में क्या होता है, एक और प्लस एक और माइनस। मोबाइल की जो बैटरी होती है, एक और प्लस एक और माइनस जो होता है, तो ये जो माइनस का होता है कैथोड जो होता है ये माइनस का होता है। बैटरी के अंदर जो प्लस होता है वो एनोड पर होता है। तो ये तो इस पे रॉड लगी हुई है, एक जो रॉड है वो कैथोड की है, एक जो रॉड है वो एनोड की है। तो जो एनोड है, एनोड के पास जो है वो है अशुद्ध तांबा,
यानी एनोड पे जो तावा जा रहा है, यानी कि हम जो धातु का जो विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो वो जो धातु कौन सा है हमारे पास है, तावा है। तो एनोड पर जो आया है वो अशुद्ध तावा आया है, अशुद्ध यानी कि गंदा आया है या मिलावट वाला तावा आया है। कैथोड पर जो माइनस वाला जो पॉइंट है, इस पे जो तावा आ रहा है, इस जगह जो लग रहा है ये, तो वो है शुद्ध तावा। ठीक है, तो एनोड पर अशुद्ध, कैथोड पर शुद्ध। विलयन CuSO4 का विलयन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, H2SO4 को। ठीक है, तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर कह रहा है आगे जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि परिष्करण का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब इसके अंदर का धारा दी जाती है। एक और प्लस माइनस जो आ जाएंगे तो क्या है, अगर जैसे हमने सेल लगा दिया तो सेल से क्या है, ये जो सेल होते हैं, सेल के अंदर भी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो जब हमने सेल को लगाया तो विद्युत धारा आ गई, यानी कि जब विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। तो यानी कि जब क्या होता है, जो एनोड जो होती है, तो एनोड के पास अशुद्ध धातु घुल जाती है, या ये कहे कि एनोड के पास अशुद्ध धातु चली जाती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि जब हमने इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है, यानी कि ये पूरा टैंक हो गया, टैंक के अंदर एक कैथोड एक एनोड। कैथोड एनोड को आपको ध्यान में रखे, हमने जब इसके अंदर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, जब लाइट आएगी तो किसी के द्वारा दी, या तारों के द्वारा, किसी के द्वारा दी, तो एक तार पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो जो प्लस वाला जो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के बाद अशुद्ध विलयन आ जाता है, या ये कह कि अशुद्ध धातु जमा हो जाता है। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में प्रवाहित हो जाता है या घुल जाता है, यानी एनोड के पास अशुद्ध धातु जमा हो जाता है। सेकंड है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि कॉपर का +2 चार्ज कॉपर का कैथोड पर आ रहा है, और उतना ही +2 चार्ज, यानी कि यहां से कॉपर पे +2 चार्ज, और यहां से ये कॉपर पे +2 चार्ज नेगेटिव, यानी कि दोनों के पास ही बराबर कॉपर, एक के पास अशुद्ध एक के पास शुद्ध आ रही है। तो अभिलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। जो अभिलेय होता है, यानी जो विलेय, यानी कि जो विलयन मिल जाए, अभिलेय यानी जो उसके अंदर मिले ना या फिर घुले ना, तो जो अभिलेय होता है वो एनोड पंख के पास आ जाता है। तो इस प्रकार से हम धातु का परिष्करण कर लेते हैं। जो हेडिंग है 5वीं, वो है संक्षारण। तो संक्षारण का अर्थ क्या होता है कि जो धातु है, जैसे कि जंग लग जाती है या काली जो पड़ जाती है धातुएं, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। देखिए, धातुएं अपने आसपास अम्ल, जैसे कि धातु होगी हमारे पास लोहा, ठीक है, तो लोहा क्या करता है कि धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। अब समझते हैं कैसे, कि जैसे लोहा है, लोहा जैसे लोहे की एक साइकिल है, तो उस साइकिल का जो पहिया है उस पर ताने होती हैं इस प्रकार की। तो अगर हम उस लोहे के पहिए को या साइकिल के पहिए को ये कहें बाहर छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, और खुले में छोड़ने पर क्या हो कि उसके ऊपर कभी तो ऐसे मौसम, इस समय कभी बरसात आए, यानी वो बरसात से भीग जाए, प्लस हवा तो उसे मिली रही है, यानी कि भीग जाए, यानी कि बारिश, बरसात और हवा, अगर बरसात और हवा उसे मिल जाएगी, तो वो जो पहिया है, जैसे पहिया जो होता है पहले एकदम सफेद कलर कैसा होता है, तो उसके बाद वो कैसा पड़ जाता है, थोड़ा लाल लाल सा पड़ जाता है, यानी कि हम उसे बोलते हैं कि उसमें क्या है, जंग लग गई है। तो जंग लगने का अर्थ है कि वो जो धातु है, धातु यानी कि लोहा भी क्या है, धातु, तो क्या हो गया, वो संक्षारित हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती है वो अपने आसपास, तो आसपास चाहे तो उसके ऊपर कोई अम्ल आए, आर्द्रता, आर्द्रता का अर्थ होता है नमी, ठीक है, नमी मतलब आर्द्रता। तो नमी जो आती है एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर जिसे बोलते हैं, मॉइस्चर, तो आर्द्रता
और वायु, यानी कि धातुएं जो काली पड़ती हैं या जो जंग लगती है, तो इस चीज के कारण अम्ल, आर्द्रता और वायु। तो धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, तो अब सबसे जो पहली जो धातु है वो है सिल्वर। तो सिल्वर किस प्रकार से संचालित होती है देखते हैं। तो सिल्वर जो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ यानी कि हवा के अंदर जो, यानी हवा के अंदर भी थोड़ी सल्फर, यानी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यानी कि जो सिल्वर जो होती है वो वायु के साथ क्रिया करती है, यानी कि सिल्वर प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो यहां से क्या बनता है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी सिल्वर की और ऑक्सीजन की यहाँ पे जब रिएक्शन होती है, जब सिल्वर की और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, सिल्फर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, वो वस्तु काली पड़ जाती है। ठीक है, तो यहां से हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट यानी कि सिल्वर वाला। अब जो सेकंड है कॉपर का, देखिए तो जो कॉपर है, तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी कि एक तरफ कॉपर यानी Cu प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब इनकी रिएक्शन हुई किसके साथ, आर्द्रता यानी कि नमी के साथ, क्या हो, नमी हो, नमी यानी कि पानी हो, क्या हो, बारिश हो या फिर पानी हो। ठीक है, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ पानी हो या नमी हो, तो यहां से क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, और जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, तो वस्तु काली पड़ जाती है। ठीक है, अच्छा अगली हेडिंग है थर्ड वाली है लोहा। लोहे का मैंने बता ही दिया है, तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। यानी कि लोहा होता है Fe प्लस यानी कि ऑक्सीजन O2, तो इस प्रकार से यानी लोहे के ऊपर जंग जो है लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो लाल लाल सी जो है जंग लग जाती है। ठीक है, अब यहां से अब हम अगली जो हेडिंग है हमारी वो है संक्षारण के उपाय। यानी कि तो संक्षारण के बारे में मैंने तो बता दिया कि संक्षारण किस कारण होता है। तो संक्षारण अपना जंग यानी कि आर्द्रता, नमी और वायु के कारण क्या होता है, संक्षारित जो वस्तुएं होती हैं। अब उपाय देखे जाए तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यानी कि जो लोहा होता है, तो लोहे में जो जंग लगती है, तो जंग से बचाने के लिए 2-4 चीजें हैं देखने की। पेंट करके, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जिसके भी घर है, तो घर के जो गेट होते हैं, तो वो सभी के गेट जो लोहे के होते हैं। तो उस लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उनके ऊपर पेंट करते हैं कोई। ठीक है, एशियन पेंट। तो इस प्रकार के जो पेंट होते हैं, तो वो हम पेंट के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लोहे के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जो पेंट करते हैं, तो पेंट किस लिए करते हैं, तो उसे जंग से बचाने के लिए। पेंट ना करके और भी चीजें उसके ऊपर तेल लगाकर या फिर ग्रीस लगाकर, ये जो साइकिलों में जो मोटरसाइकिलों में जो ग्रीस होता है, तो उस ग्रीस के द्वारा भी, ग्रीस लगाकर भी हम जो है लोहे को जंग से बचा सकते हैं। यसत लेपन करके, यसत लेपन क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, यानी मिश्र धातु अगर होगी तो उसके अंदर भी जंग नहीं लगती है। तो यसत लेपन क्या होता है, देखिए लोहे एवं इस्पात को, तो एक तो वो लोहा और दूसरा क्या हो अपने पास, इस्पात। यानी कि लोहा इस्पात कहते हैं हम लोग, इस्पात जो होता है वो कहते हैं स्टील को। ठीक है, स्टील के बर्तन जैसे भगोनिया वगैरह जो घर में होती है वो स्टील की होती है। तो लोहा हो और क्या हो, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि लोहे को या फिर स्टील को जंग से, अगर हमें जंग नहीं लगनी है, जंग से अगर हमें सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए उस पर जस्ता बोलते हैं जिंक,
तो लोहे के ऊपर क्या करते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यशत लेपन कहते हैं। तो यशत लेपन का अर्थ क्या होता है, यानी कि लोहे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर लेपन सा कर देते हैं, तो उसी को हम यशत लेपन कहते हैं, यानी कि लेप चढ़ाना। ठीक है, जैसे हल्दी वगैरह लगाते हैं तो इसी प्रकार से उसके ऊपर लेप लगा देते हैं, उसी लेप को यशत लेपन कहते हैं। अगला पॉइंट है मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है मिश्रण करना। मिश्रण का मतलब है किसी चीज को आपस में मिलाना। तो देखिए, मिश्र धातु दो या दो से अधिक, या तो दो धातुएं होंगी या फिर दो से अधिक धातुएं होंगी। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। यानी जो मिश्र धातु होते हैं, या तो उसके अंदर दो धातुएं मिली होंगी या फिर धातु और अधातु मिला होगा, यानी कि एक धातु और प्लस अधातु। तो धातु और अधातु भी तो कितने हो गए, दो हो गए। तो यानी कुल मिला के दो या दो से अधिक धातुएं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यानी कि जो लोहा होता है, लोहा, तो उसके अंदर क्या हुआ, सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, यानी कि सूक्ष्म का अर्थ होता है कम। तो लोहा बहुत कम मात्रा में कार्बन के साथ मिश्रण के साथ साथ, यानी कि लोहे के अंदर, लोहा यानी कि Fe, उसके अंदर हमने अगर कॉपर मिला दी, लोहे के साथ अगर कॉपर मिला देंगे तो लोहा कैसा हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा और बहुत ही प्रबल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही मजबूत हो जाएगा। लोहे के अंदर अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो लोहा कैसा हो जाता है, तो लोहे के अंदर अगर कार्बन मिला देंगे तो लोहा कठोर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, आसानी से वो इसी के कारण नहीं टूटता है। अगला है इस्पात। इस्पात यानी कि स्टील होती है। तो स्टील जो बनी होती है वो लोहे की बनी होती है और निकेल और उसके अंदर क्रोमियम धातु मिलाते हैं। यानी कि स्टील के अंतर्गत क्या क्या होता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल धातु, इन तीनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें इस्पात प्राप्त होता है। अगला है पीतल। तो पीतल कॉपर प्लस जिंक, यानी कि जो पीतल होती है, तो पीतल हमारी कॉपर की बनी होती है और जिंक की। तो इसके अंदर जो कॉपर की जो मात्रा होती है वो 70% होती है और जिंक जो होता है वो कितना होता है, 30% होता है। ठीक है, कॉपर 70, जिंक 30%। इसका जो उपयोग करते हैं, यानी कि इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग पीतल का, तो पीतल के तार बनते हैं और पीतल के बर्तन बनते हैं। ठीक है, बर्तनों में और तारों में, और कभी कोई मशीनें भी पीतल की बन जाती हैं। ठीक है, तो इन तीनों यानी कि पीतल का उपयोग करते हैं तार बनाने में, बर्तन में और मशीनों में। इस्पात के यानी स्टील के तो बर्तन बनते ही बनते हैं आप लोगों को। लोहे का उपयोग पता ही है कि गाटर और गेट, साइकिलों में सारी चीजें लोहे की होती हैं। अगला है कांसा। तो कांसा जो होता है, तो कांसे के अंतर्गत आपका क्या होता है, कॉपर जो होती है वो होती है 88% और टिन जो होती है कितनी हो गई, 88 और 2 88 यानी कि 12%। 12% क्या होती है, उसके अंतर्गत टीन होती है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग करते हैं, कांसे के भी क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं, बर्तनों में उपयोग और मूर्तियां भी बनती हैं। ठीक है, तो मूर्तियों में और बर्तनों में हम लोग इसका कांसे का प्रयोग करते हैं। कॉपर प्लस टीन का ये मिश्रण होता है, जिसके अंतर्गत कॉपर 88%, टीन 12% पाई जाती है। यहीं पे आपका जो चैप्टर है, तीसरा वाला जो चैप्टर धातु और अधातु आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी बहुत आपको इस वीडियो से आपके समझ में आया हो, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, या ये कह के अपने दोस्तों के पास शेयर करें।